हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत को ये महसूस हुआ कि अगर हमें आर्थिक विकास करना है, अगर हमें अपने जो अर्थव्यवस्था एक बुरी हालात में उस समय थी, अगर उसे ठीक करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास हो। तो क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि के स्तर में भी पिछड़ी हुई थी और औद्योगिक रूप से भी पिछड़ी हुई थी, तो आवश्यकता थी कि एक प्लान्ड तरीके से, एक नियोजित तरीके से चला जाए और अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए। तो इसी वजह से 1951 में हमने प्लानिंग को अपनाया, आर्थिक नियोजन को अपनाया। आर्थिक नियोजन अपनाने की बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड थे, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हालात में थी और हमें एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालना था, ट्रैक पर लेकर के आना था, तो ज़रूरी था कि जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम एक प्लान तरीके से, एक योजना बना करके उनका प्रयोग करें और सही दिशा में कार्य करें। इसकी वजह से हमने 1951 में पंचवर्षीय योजना को अपनाया। इसी उसमें जो एक कड़ी है वो है औद्योगिक नीति की। तो औद्योगिक विकास करना भारत के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि औद्योगिक विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं था। अगर कृषि क्षेत्र में भी विकास करना है तो उसके लिए भी औद्योगिक विकास करना ज़रूरी था। बेसिकली यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास हम कृषि क्षेत्र के बिना कर सकते हैं तो ये भी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल, मांग, ये दोनों चीज़ें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। किसी भी उद्योग को चलने के लिए ये दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। उसे कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, और दूसरा ये है कि जब उसका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो उसे खरीदने वाले लोग चाहिए होते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर अभी भी करीबन 50% जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए सीधी सी बात है कि 50% डिमांड भी कहाँ से आती है, कृषि से ही आती है। तो उद्योगों का विकास करने के लिए कृषि का विकास ज़रूरी है, और इसी तरह से कृषि का विकास करने के लिए उद्योगों का विकास ज़रूरी है, क्योंकि जब उद्योग विकसित होंगे, जब रिसर्च होगी, तभी कृषि क्षेत्र को आधुनिक यंत्र, नई तकनीक और नए उन्नत बीज प्राप्त हो सकेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खैर, विकास करने के लिए ज़रूरी था कि औद्योगिक नीति बनाई जाए, ताकि हम ये निर्धारित करें कि हमारे उद्योग किस तरीके से काम करेंगे, उनके लिए एक दिशा निर्देश तय किए जाएं, किस तरीके से श्रमिकों को उनके वेतन मिलेंगे, किस प्रकार से उद्योगों का विकास होगा, उनको श्रेणीबद्ध किया जाना कि कौन से ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में चलेंगे, कौन से ऐसे उद्योग हैं जो निजी क्षेत्र में चलेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के अंदर एक तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र था वो एक बिल्कुल ऐसी पॉलिसी पर था जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर हम उसी पॉलिसी पर चलते तो वो बिल्कुल गलत साबित होता कि अगर पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हाथ में दे दिया जाता और ये सोचा जाता कि अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उससे एक तो जो भारत की गरीब जनसंख्या है वो उससे उस तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला था। दूसरा ये था केवल उन्हीं उद्योगों की स्थापना होती जहां से लाभ ज़्यादा मिलना था। तो ये आवश्यक था कि सरकार इस कार्य को अपने हाथ में ले, और ऐसा ही सरकार ने किया। और 1948 में भारत की सबसे पहली औद्योगिक नीति बनकर तैयार हुई, जिसको तैयार किया था उस समय के जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, औद्योगिक मंत्री थे, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इस औद्योगिक नीति की जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि सबसे पहले तो इस औद्योगिक नीति के अंदर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था, और वो वर्गीकरण किया गया था
सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पूर्णतः सरकार के हाथ में है। दूसरा था पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें गवर्नमेंट भी होगी और निजी क्षेत्र भी होगा, लेकिन उनकी हिस्सेदारियां निर्धारित थी कि जो ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगी वो सरकार के पास रहेगी ताकि उसका नियंत्रण सरकार के पास रहे। एक कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया, कुछ उद्योग ऐसे क्षेत्र में डाले गए जो पूरी तरह से निजी होगा, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे नियमों को निर्धारित करने की वजह से वो नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। और चौथा जो था वो था प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर, निजी क्षेत्र और जो सहयोग से चलने वाले क्षेत्र उद्योग धंधे थे वो। इसके अलावा कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एक कैटेगरी बनाई गई ताकि ऐसे उद्योगों को विकसित किया जा सके जिनमें पूंजी कम लगती है और जहां से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है। इसके अलावा लेबर और कैपिटल, श्रम और पूंजी के रिलेशंस को लेकर के नीति बनाई गई। फॉरेन कैपिटल की हमें ज़रूरत थी तो उसका भी प्रोविज़न 1948 की औद्योगिक नीति में रखा गया था, क्योंकि हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र था वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, उद्योगों को विकसित किया ही नहीं गया था भारत के अंदर, तो इसलिए विदेशी पूंजी की हमें ज़रूरत थी। लेकिन हम क्योंकि पहले ही बहुत झेल चुके थे 200 वर्षों की जो विदेशी सरकारें थी उनकी हम गुलामी झेल चुके थे, क्योंकि वो भी एक तरह से व्यापारी बनकर आए थे, तो इसलिए ज़रूरी भारत के लिए ये था कि हमें पूंजी चाहिए पर हम उसमें पूरी तरह से अपना नियंत्रण विदेशी पूंजी को नहीं दे सकते थे। इसलिए इस नीति के अंदर विदेशी पूंजी को बुलाया तो गया, आमंत्रित तो किया गया देश के अंदर कि वो आए और यहाँ आकर के निवेश करें, लेकिन उसका नियंत्रण पूरी तरह से सरकार ने अपने हाथ में रखा था। इसके अलावा टैरिफ पॉलिसी में चेंजेस किए गए और 1948 की औद्योगिक नीति के दौरान ही ये निर्णय लिया गया कि भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की जाएगी ताकि हम योजनाबद्ध तरीके से अपना आर्थिक विकास कर सकें। फिर बात करते हैं 1956 की औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति भारत की जो बन करके सामने आई वो 1956 की थी। 1948 की औद्योगिक नीति और उसके बाद तक के जो भी हमारे जो भी अचीवमेंट्स हुई उनको ध्यान में रख करके 1956 में औद्योगिक विकास से संबंधित नियमों को दोबारा से परिभाषित करने की ज़रूरत महसूस हुई, उनमें कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत महसूस हुई। और क्योंकि 1956 में ही भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो औद्योगिक विकास को लेकर के ही था, इसीलिए 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति सामने आई। इसमें फिर जो क्लासिफिकेशन था उद्योगों का उसको रीडिफाइन किया गया। इसमें 3, जहाँ पहले 4 सेक्टर थे अब 3 क्षेत्र विभाजित किए गए नियंत्रण के हिसाब से। उसमें पब्लिक सेक्टर था जिसमें कि 17 उद्योग रिजर्व किए गए कि जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही इस क्षेत्र के अंदर निवेश कर सकती है, उत्पादन कर सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कम पब्लिक सेक्टर को स्थापित किया। इसमें 12 उद्योगों को इसके अंदर शामिल किया गया और इसमें वही चीज़ थी कि नियंत्रण मुख्य रूप से सरकार के पास ही रहेगा। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर यानी एक ऐसा क्षेत्र भी निर्धारित हुआ जो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में होगा और वहाँ के सारे निर्णय जो निजी उद्यमी हैं, निजी उत्पादक हैं, वो स्वयं ले सकते हैं। लाभ को ध्यान में रख करके जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उसको ध्यान में रख करके वो अपने आप से निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था वो थोड़ा कम कर दिया गया। कुछ चीज़ों को लेकर के था कि नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन अब ये रेगुलेटेड नहीं था गवर्नमेंट से। इसके अलावा इस नीति के अंदर प्राइवेट सेक्टर के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रित करके या हर समय जो निजी क्षेत्र है वो इस तरीके से काम करे कि हम अपनी संपत्ति नहीं बढ़ा सकते हैं, फिर सरकार हमें अधिग्रहण कर लेगी। इस तरह की चीज़ों से उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया ताकि वो जो है अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपना विकास कर सकें। तो इस तरह से एक फेयर ट्रीटमेंट की बात की गई निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए। इसके अलावा स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, बैलेंस ग्रोथ के लिए, टेक्निकल और मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए
उसके लिए इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करना, और इसके अलावा फॉरेन कैपिटल को लेकर के भी यहाँ पर निर्णय लिया गया। और ये किया गया कि विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ रियायतें दी गई, जो कि 1948 की नीति के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनमें कुछ रियायतें दी गई ताकि विदेशी पूंजी बढ़ सके और हमारे देश के अंदर निवेश ज़्यादा हो सके, ताकि उत्पादन बढ़े और राष्ट्रीय आय बढ़े, औद्योगिक विकास हो सके। उसके बाद 1977 में हमारी तीसरी औद्योगिक नीति सामने आई। तीसरी औद्योगिक नीति उस समय की जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो लेकर के आई थी, और इस औद्योगिक नीति में जो फोकस रहा मुख्य रूप से सरकार का, वो रहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और ऐसी टेक्निक का यूज़ करना है जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसके अंदर श्रम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भारत की जनसंख्या है, जो हमारे पास श्रम अधिक मात्रा में है, उसका प्रयोग हो सके। तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा था इस नीति का। इसके अलावा बड़े उद्योगों के ऊपर भी ध्यान दिया गया था। लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी, गवर्नमेंट की लाइसेंस देने की पॉलिसी थी, उसको भी रिव्यू किया गया था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इंडिजीनियस और फॉरेन टेक्नोलॉजी थी, उसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि ये कोशिश की जाएगी कि उन उद्योगों में जहाँ पर के विदेशी तकनीक की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हमारे अपने देश में विकसित की गई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की इजाज़त केवल उन उद्योगों को दी गई थी जिनका के जो देश के अंदर निर्मित हुई तकनीक है उनसे काम नहीं चल रहा है, या प्राथमिकता जहां पर विदेशी तकनीक की है, आवश्यकता है विदेशी तकनीक की, केवल उन्हीं के लिए विदेशी तकनीक के आयात के लिए अनुमति दी गई थी। तो इस तरीके से इस औद्योगिक नीति में उद्योगों के लिए दिशा निर्देश और नियम बनाए गए थे। इसके अलावा इस औद्योगिक नीति में जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि बीमार औद्योगिक इकाइयों का मतलब होता है ऐसी इकाइयाँ जो लगातार घाटे में चल रही हों और उनमें सुधार ना हो रहा हो, तो इस तरह की औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा टेक ओवर करके और उनको चलाने से संबंधित नियम बनाए गए थे। पर ये औद्योगिक नीति 1980 में सरकार के बदलते ही इस औद्योगिक नीति को रिप्लेस कर दिया गया था। हालांकि 1980 में जो औद्योगिक नीति सामने आई वो 1977 की ही औद्योगिक नीति के अंदर कुछ फेरबदल करके उसको सामने लाया गया था। तो इस औद्योगिक नीति के अंदर कुछ चीज़ें जो की थी मुख्य रूप से, वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रीडिफाइन किया गया था कि कितने तक की इन्वेस्टमेंट, कितने तक की पूंजी के उद्योगों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसमें इस औद्योगिक नीति में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कैपिटल की जो लिमिट थी उसे 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया था। मतलब कि ऐसे उद्योग जो 20 लाख की पूंजी के साथ चल रहे हैं उन्हें छोटे लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया, या ये जो लघु उद्योगों की जो डेफिनेशन थी ये इसलिए तैयार की गई कि वो उद्योग जो कम पूंजी से चलते हैं, जिनमें के लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मतलब श्रम का प्रयोग ज़्यादा होता है, जो घरेलू तकनीक है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ऐसे उद्योगों को सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई थी, टैक्स के अंदर कुछ कंसेशंस दी गई थी। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर कौन से उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये डिफ़ाइन किया गया कि 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके, कि वो उद्योग जो 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट से चलते हैं उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा जो टिनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, उनकी भी जो कैपिटल की लिमिट थी उसको 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया था। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया था। बैलेंस डेवलपमेंट के ऊपर, बैलेंस ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया गया था कि हमें संतुलित विकास करना है। इसके अलावा जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए यहाँ पर भी नियम बनाया गया कि अगर उद्योग लगातार घाटे में चल रहे हैं
तो उन्हें सरकार द्वारा मैनेज किया जाएगा, सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, चलाया जाएगा। अगर संभव हो सकेगा एक मौका पहले उस उद्योग को दिया जाएगा कुछ सहायता के साथ, सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय सहायता दे करके उसको घाटे से प्रॉफिट में लाने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा या फिर सरकार द्वारा उनको टेक ओवर कर लिया जाएगा, यानी उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर 1980 की औद्योगिक नीति के अंदर जोर दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर हमेशा से ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, आवश्यकता है, उसकी वो उतनी विकसित नहीं है। तो उसके इतने विकसित ना होने की वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इस 1980 की औद्योगिक नीति के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। अब बात करते हैं 1991 की औद्योगिक नीति। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चेंजिंग ईयर रहा है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला 1991 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारी सभी तरह की पॉलिसीज़ में चेंज हुआ। चाहे हम ऑल ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, यानी आर्थिक नीति की बात करें, या हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, या हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें, या हम फ़ॉरेन कैपिटल के बारे में बात करें, या हम फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें, सभी चीज़ों के अंदर परिवर्तन हुआ था 1991 की पॉलिसी की वजह से। ये जो पॉलिसी है, इसमें एक सबसे जो बड़ा डिफरेंस है पहले से और अब में, वो ये है कि उससे पहले की जो हमारी पॉलिसीज़ थी 1991 से पहले की, वो मोस्टली इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ थी कि अंदर की तरफ देखिए। मतलब कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर चीज़ों को हम अपने देश के अंदर ही निर्माण कर सकें, अपने देश के अंदर के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर हम कंसंट्रेट करें, विदेशी पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता ना रहे, विदेशी व्यापार पर ज़्यादा निर्भरता न रहे। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। लेकिन 1991 की पॉलिसी में इसको बदल दिया गया कि हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ को चेंज किया, मॉडिफाई किया, कि हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें हटाया। तो 1991 में जो औद्योगिक नीति थी, इसमें ये आर्थिक नीति में परिवर्तन के कारण ये औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो 1991 के अंदर, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और भारत के पास बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं उस समय भारत के सामने थी। तो उस समय भारत ने अपनी जो आर्थिक नीति थी उसमें बहुत बड़े बदलाव किए, और जिनको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिन्हें कहा जाता है नई आर्थिक नीति। और इसमें 3 मुख्य रूप से नीतियों की बात की जाती है। वो है उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। कि परिवर्तन ये हुआ कि जहां 1991 की पॉलिसी से पहले बात की जा रही थी, ज़्यादातर क्या किया जा रहा था, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा था, सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा था। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योग थे, जो बेस था जो हमारी अर्थव्यवस्था का, उन्हें निजी क्षेत्र में ना रख करके उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था, और ताकि जो देश का विकास है वो एक सही ट्रैक पर चल सके। लेकिन 1991 की इस पॉलिसी के अंदर इनमें बदलाव किया गया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये की गई कि जो पब्लिक सेक्टर था, ये जो इंडस्ट्रीज़, हमने 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ बोली कि एक तो वो उद्योग थे 1956 की पॉलिसी के अंदर, जो हमने कहा कि 17 उद्योग निजी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। सबसे पहले उनकी संख्या को घटा दिया गया और घटा करके 5 कर दिया गया। पहले घटा करके 17 से घटा करके 8 किया गया, 8 से फिर 5 किया गया, और अब ये घटा करके 2 कर दी गई। तो अब एट प्रेजेंट ये सिर्फ एक ही है, क्योंकि अभी इसी वर्ष के अंदर हमने रेलवे का भी निजीकरण करना शुरू, मतलब रेलवे के अंदर भी निजी पूंजी को आमंत्रित कर लिया है, निजी पूंजी वहाँ पर इन्वेस्ट होने लगी है। तो अब रेलवे भी
जो है वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रह गया है, बल्कि ये भी प्राइवेट कम पब्लिक सेक्टर हो गया है। अब केवल एक ही ऐसा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, और वो है एटॉमिक एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा का। तो ये बड़े चेंजेस किए गए कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़े, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि एरिया जो क्षेत्र था सार्वजनिक क्षेत्र का उसको सीमित कर दिया। जो पहले बढ़ाया जा रहा था उसे सीमित कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दिया गया कि जहाँ पहले बहुत सारे उद्योगों के लिए 18 उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी गवर्नमेंट से, उनकी संख्या घटा करके 5 कर दी गई। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें हटाया गया, यानी लिबरल कर दिया गया, सारे सिस्टम को उदार कर दिया गया, आसान कर दिया गया। फॉरेन कैपिटल को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। जहां हम केवल 24% या 25% ही विदेशी पूंजी उद्योगों के लिए अलाउ की जाती थी, या 50% तक की ही विदेशी पूंजी की अनुमति मिलती थी, वो जो रिस्ट्रिक्शन से उसे हटा दिया गया और 100% तक की विदेशी पूंजी को अलाउ कर दिया गया इस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट से संबंधित बोर्ड की स्थापना की गई जो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से था। और फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसको बदल दिया गया, यानी रेगुलेशन से इसको बना दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब कि उसे मैनेज करना है, उसकी व्यवस्था करनी है उसे, मतलब कि एक इस तरह का माहौल देना है विदेशी निवेशकों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी प्राप्त हो सके। तो इस तरह के परिवर्तन किए गए। विदेशी व्यापार के संदर्भ में जो ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया, तो जितने भी निर्यात या आयात के ऊपर जिस भी तरह के टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते थे उन्हें हटाया गया। जो मोनोपोलीज एक्ट था, मोनोपोली रेगुलेशन एक्ट था, उसको हटा दिया गया कि उससे पहले गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी बना रखी थी कि कोई उद्योग एकाधिकार जैसी स्थिति को प्राप्त ना कर जाए, या उसकी पूंजी बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो किसी एक क्षेत्र की पूरी मार्केट को कवर करके वहाँ पर एकाधिकार जैसी स्थिति में आ जाए, जिससे कि जो आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण ना हो जाए। तो इसलिए मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था 1991 से पहले, लेकिन 91 के अंदर इस एक्ट को हटा दिया गया। और अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अधिकतम कितनी पूंजी निवेश कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया था इस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा जो माइक्रो, स्मॉल स्केल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको रीडिफाइन किया गया, उनकी जो कैपिटल की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया था। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी विनिर्माण क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, उसमें मैक्रो एंटरप्राइजेज़ में, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनकी लिमिट, कैपिटल की लिमिट बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की 25 लाख से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई थी। और मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो मध्यम उद्योग होते हैं उनकी लिमिट को बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया था। जबकि सर्विस एंटरप्राइजेज़ में, यानी वो उद्यम जो कि सेवा का निर्माण करते हैं, यानी सेवाएं प्रदान करते हैं, वहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेज़ की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी या जो कैपिटल पूंजी की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया था। स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की सर्विस सेक्टर के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसको बढ़ा करके 10 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया था। और मीडियम एंटरप्राइजेज़ की लिमिट को बढ़ा करके 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया था। इसके अलावा 1991 की पॉलिसी से पहले जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए भी कुछ उद्योग रिजर्व थी कि कुछ ऐसे उत्पादन क्षेत्र थे, कुछ ऐसे उद्यम थे जिनको केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही शुरू किया जा सकता था, केवल लघु पैमाने के उद्योगों के लिए ही उनको संरक्षित किया गया था। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई थी कि कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि ऐसे उत्पादन जो कि पहले लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे, जहाँ पर थोड़ी पूंजी द्वारा ही उत्पादन किया जाता था, वहाँ पर अब जो बड़े उद्योगपति थे, जो बड़ी पूंजी के साथ उत्पादन करते थे, उनकी एंट्री होने लगी थी। हालांकि इसका नुकसान ये हुआ
कि जहाँ एक कम पूंजी से उत्पादन करने वाले उद्यमी को जब एक बहुत बड़ी पूंजी और जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर के उत्पादन करता है उसके साथ जब प्रतियोगिता करनी पड़ती है तो जो कम पूंजी वाले उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स तो डेफिनेटली रहे ही हैं। ये थी 1991 की औद्योगिक नीति। इस औद्योगिक नीति के कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। ऑलवेज वी डिस्कस की जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस हुए थे 1991 के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुछ का मानना है कि वो अच्छे हुए, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हुआ, कुछ का मानना है कि अच्छे नहीं रहे और बेहतर नहीं हुआ। तो खैर अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें कि अच्छा क्या रहा, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ा, लिबरलाइजेशन बढ़ने से औद्योगिकरण बढ़ा। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर था हमारा, जो इनएफिशिएंट था, जहाँ पर लॉसेस में मुख्य रूप से रहता था हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन कम हुआ, कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट किसी उसको रिजर्व कर देती है तो वो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को भी कम कर देती है, या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, तो इसमें प्रतियोगिता बढ़ी। इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी विकास हुआ, विदेशी निवेश हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होने लगा, जिसकी वजह से जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे उसमें कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाए। विदेशी पूंजी के जो हमारे पास विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय के जो भंडार थे हमारे पास कम हो चुके थे, वो बढ़े। कमियां क्या रही इसके अंदर कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल बहुत कम कर दिया गया, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो मतलब वहाँ पर बेहतर ही होगा प्रोडक्शन। जो MRTP एक्ट हटाया गया था, मोनोपोली रेगुलेशन एक्ट जो था, उसके हटाने से इकोनॉमिक पावर्स का कंसंट्रेशन हो गया। ये अभी कुछ टाइम पहले एक सर्वे भी आया था जिसमें बताया गया था कि भारत के कुछ जो गिने चुने उद्योगपति हैं उनके पास पूरी अर्थव्यवस्था की करीबन 30% से भी ज़्यादा की जो राष्ट्रीय आय है वो वहाँ पर केंद्रित है। तो ये नुकसान हुए हैं MRTP एक्ट हटाने की वजह से। और वो हटा क्यों? क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। तो खैर कुछ चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जो हमारी एक आर्थिक प्रभुसत्ता थी उसमें कमी आई है कि अब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, IMF है या वर्ल्ड बैंक है, उनका इंटरफेरेंस रहता है, वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और इस वजह से हमारी एक जो प्रभुसत्ता है, जो एक स्वतंत्रता थी आर्थिक नीति के संदर्भ में, उसमें कुछ कमी आई है। इसके अलावा जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मतलब के सामाजिक उद्देश्य थे, वो कहीं ना कहीं लैग कर गए, इसमें उन पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा। तो ये कुछ कमियां रही हैं 1991 की पॉलिसी के बारे में। So thank you so much. This is all for today's lecture. Okay, bye and take care.